ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन सेक्शन 383 से लेकर सेक्शन 389 तक आईपीसी के जो ये सेक्शंस हैं ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन के बारे में बताते हैं। इसमें सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 383। सेक्शन 383 मेनली आपको बताता है कि एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या हैं, और सेक्शन 383 को हम ढंग से समझने के लिए आगे बढ़ेंगे और उसको इंग्रेडिएंट्स में ब्रेक करेंगे जैसे कि हम हर बार करते हैं। सो व्हाट आर द मेजर इंग्रेडिएंट्स जो कि फाइनलाइज करते हैं whether the offense or the act committed is extortion or not. The first ingredient is the accused must intentionally put any person in fear of injury to him or to any other person. हम अच्छे से जानते हैं extortion जो है offense against property है। तो जो पहला इंग्रेडिएंट है उसमें तो हम देख सकते हैं प्रॉपर्टी के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि हम इंटेंशनली पुट कर रहे हैं एक पर्सन को इन फियर ऑफ इंजरी, या तो उसको या किसी और को। देन व्हाई इज इट ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी? लेट्स सी द सेकंड इंग्रेडिएंट। डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन a property, or B, a valuable security, or C, anything signed and sealed which can be converted into a valuable security. So यहाँ पर आया why this is offense against the property. अब इसको हम theft से यहीं पर थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बहुत क्लियरली। थेफ्ट में कभी भी कोई पर्सन डिलीवर नहीं करता है, ना उसमें कोई फियर ऑफ इंजरी होती है, और जो डिसऑनेस्टली का एलिमेंट होता है थेफ्ट में वो डिलीवरी इंड्यूस करने के लिए नहीं होता है, वो जब हम एक्वायर करते हैं, जब हम टेक अवे करते हैं उस समय होता है। व्हाइल टेकिंग वी आर हैविंग दैट डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बट यहाँ पे डिसऑनेस्टी कहाँ है? जब हम इंड्यूस कर रहे हैं डिलीवर करने को एक पर्सन। सिमिलरली एक और चीज भी देखी जा सकती है यहाँ पर, थेफ्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, बट यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखा है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लिखा है। मतलब कि मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का एक्सटॉर्शन किया जा सकता है। क्लियर? सो प्रोसीडिंग फर्दर टू अंडरस्टैंड दिस इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली, पर एक रफ एग्जांपल देती हूँ, एज सिंपल एज दैट कि लेट्स सपोज ए ने बी को बोला, जो कि नॉर्मली आपने सुना होगा मूवीज में होता है कि अगर तुमने मुझे मंडे तक 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैप करवा लूंगा, या फिर मैं तुम्हारे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचा दूंगा, एनीथिंग लाइक दिस। जहां पर ए ने बी के दिमाग में एक इंजरी का फियर पैदा कर दिया इंटेंशनली कि वो उसके बच्चे को कुछ हार्म पहुंचा सकता है, और इसके बदले वो उसको क्या कह रहा है? वो डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है बी को उसको 1 करोड़ रुपए डिलीवर करने के लिए। ठीक है? सो दिस इज अ नॉर्मल एग्जांपल ऑफ एक्सटॉर्शन। ओके, नाउ अब जो पहला इंग्रेडिएंट है उसके हम मेजर पॉइंट्स को समझते हैं। इंटेंशनली पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी। अब इस लाइन को जब मैं पढ़ती हूँ तब मेरे दिमाग में पहला सवाल ये आना चाहिए कि ये इंजरी क्या है। अब इंजरी क्या है हमें आईपीसी खुद बताएगा। सेक्शन 44 में बताया गया है कि इंजरी क्या है। इंजरी किसी भी तरीका का हार्म है जो कि इलीगली दूसरे पर्सन के माइंड, बॉडी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किया जा सकता है। सो बेसिकली कोई भी हार्म जो कि किसी इंसान के माइंड को किया जाए, या किसी के बॉडी को किया जाए, या किसी की रेपुटेशन को किया जाए, या किसी की प्रॉपर्टी को किया जाए। सो अगर मैं बोलती हूँ मैं तुम्हारा घर तो जला दूंगी, या फिर मैं बोलती हूँ मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, या फिर मैं बोलती हूँ तुम्हें जान से मार दूंगी, या फिर मैं मेंटल डिस्ट्रेस क्रिएट कर रही हूँ बहुत ज्यादा कि तुम्हारी जॉब चली जाएगी, फिर तुम कहीं के नहीं बचोगे, एनी काइंड ऑफ हार्म जो कि इलीगली किया जाए इस तरीके का किसी पर्सन को, उसको हम कहेंगे
इंजरी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी। तो अब यहाँ पे इंजरी क्या है ये तो हमें पता चल गया। अब क्या इंजरी होना जरूरी है या सिर्फ फियर ऑफ इंजरी से काम चल जाएगा? तो वेरी क्लियरली द सेक्शन ओनली रिक्वायर्स द फियर ऑफ इंजरी। ऐसा जरूरी नहीं है इंजरी कर दी जाए। तो मतलब अगर मैं आपको सिर्फ डरा रही हूँ, आपके अंदर एक डर पैदा कर रही हूँ कि इंजरी कर दी जाएगी, वो डर काफी है। बट ये डर ऐसा होना चाहिए जो इम्पैक्टफुल हो, जो कि रियल हो। अब अगर मैं कहूँ कि अगर तुम मुझे कल तक 10 लाख रुपए लाकर नहीं देते हो तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हें पाप चढ़ेगा। नो, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ इंजरी वी अंडरस्टैंड कि रियल है। लॉ के लैंग्वेज में, लॉ के नज़रिए से ये रियल नहीं है। ये बहुत ही बेयर इंजरी का फियर है, बहुत ही वेग है, इतना नहीं चलेगा। इट शुड बी समथिंग रियल विच इज रियली पॉसिबल। ओके, सो लेट्स टेक few example. A threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z gives him money. As simple as that. रेप्यूटेशन को हार्म करने का फियर क्रिएट किया गया है Z के दिमाग में और बदले में क्या मांगा गया है? मनी मांगा गया है। अब A जो है इंड्यूस कर रहा है Z को टू डिलीवर मनी। सो द मोमेंट Z डिलीवर्स द मनी टू A, वो एक्सटॉर्शन पूरा हो जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। A threatens to send clubmen to blow up Z's field unless Z will sign and deliver to be a bond binding Z under penalty to deliver certain produce to B and thereby induces Z to sign and deliver the bond. A has committed extortion. अब यहाँ पर जो हुआ उसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम अगले इंग्रेडिएंट को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दिख रहे होंगे कि बोला कि कोई बॉन्ड साइन करके दो, ठीक है। तो अब किस किस तरीके की प्रॉपर्टी डिलीवर होती है ये हमें सेकेंड इंग्रेडिएंट में पता चलेगा। तो हम सेकेंड इंग्रेडिएंट को ढंग से समझते हैं। उससे पहले मैं एक और पॉइंट नोट करवाना चाहती हूँ, वो ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फियर ऑफ इंजरी है ये उसी पर्सन की इंजरी की बात हो रही है जिस पर्सन से आप डिलीवरी मांग रहे हैं। किसी और को इंजरी करने का फियर भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया बेटे को या कोई भी ऐसा इंसान जिससे उसको फर्क पड़ता है। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है खून का रिश्ता होना चाहिए। मैं अगर XYZ किसी को भी पकड़ के उसकी गर्दन पे चाकू रख के बोलती हूँ कि मैं इसको मार दूंगी अगर तुम मुझे पैसे नहीं भेजते हो तो, और वो पर्सन उसका कुछ भी नहीं लगता है, बट फियर अगर क्रिएट हो जा रहा है, अगर इम्पैक्ट हो जा रहा है तो दैट इज इनफ। ओके, नाउ द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट टू डिलीवर प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सो 2-3 words which I note here is dishonest. डिसऑनेस्ट क्या है ये हम थेफ्ट वाली वीडियो में ढंग से समझ चुके हैं, ठीक है। बट बेसिकली एक रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस करवाने की इंटेंशन को डिसऑनेस्ट इंटेंशन कहेंगे, ठीक है। डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट टू डिलीवर प्रॉपर्टी, यहाँ पर टेक अवे नहीं है। आप सामने वाले पर्सन को इंड्यूस कर रहे हो डिलीवर करने के लिए। वो पर्सन आपको खुद दे रहा है पैसे, वो आपको खुद दे रहा है प्रॉपर्टी, आप उसको ले नहीं रहे हो। इफ यू आर टेकिंग इट बाय योरसेल्फ तब वो एक्सटॉर्शन नहीं होगा, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट व्हिच आई वांट टू पॉइंट आउट हियर इज, ऐसा जरूरी नहीं है कि डिलीवरी करने वाला पर्सन वही पर्सन हो जिससे आपने मांगा हो। अगर आप A B को थ्रेटन कर रहा है कि आई विल कॉज हार्म टू योर रेपुटेशन अनलेस यू गिव मी 1 crore रुपीज, ठीक है, और B C के थ्रू वो पैसे भिजवाता है तो भी एक्सटॉर्शन। इट्स नॉट नेसेसरी B खुद चल के आए। ओके, सिमिलरली अगर मैं कॉल करके बोलती हूँ A B को कॉल करके बोलता है कि सेंड मी 10 लाख रुपीज और 1 crore रुपीज, अदरवाइज आई विल जस्ट ruin योर प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी छीन लूंगा तुम्हारी, और ये 10 लाख रुपए तुम D को डिलीवर करो। सो अगर B D को भी जाकर डिलीवर करता है, मतलब कि सेम पर्सन को डिलीवर नहीं कर रहा है जो थ्रेटन कर रहा है, दूसरे पर्सन को भी जाकर डिलीवर कर रहा है, तो भी वो एक्सटॉर्शन ही है। सो इन दीज थिंग्स डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि थ्रेटन जिसको कर रहे हो उसी को पैसे दे,
All these things are just formality, so it doesn't matter. What is required is delivery of the property. Okay. So अब कौन सी तरीके की प्रॉपर्टी, आई ऑलरेडी नोटिफाइड इट ड्यूरिंग द इंग्रेडिएंट्स कि थेफ्ट में जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी बहुत क्लियरली लिखा हुआ था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है. यहाँ पे सिर्फ टर्म यूज किया गया है प्रॉपर्टी. सो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, तो ये चीज याद रखिएगा. अब इसमें और क्या क्या डिलीवर होना है, इसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर की जा सकती है. व्हाट इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सेक्शन 30 में बताया गया है. वैल्यूएबल सिक्योरिटी का कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में रीड तो कर दे रही हूँ, बट आपको समझना उसको जनरल वे में होगा. लेट्स रीड इट वंस. अ डॉक्यूमेंट विच इज और purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or who hereby any person acknowledges that he lies under a legal liability or has not a certain legal right. Okay, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ. कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि या तो कोई लीगल राइट मतलब कि कोई हक क्रिएट कर रहा है, लीगल हक क्रिएट कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, उसको ट्रांसफर कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंपल से डॉक्यूमेंट पे मैं ये लिख देती हूँ, कुछ साइन करने से ये हो जाता है कि आज से मेरा घर तुम्हारा घर है, तो मैंने क्या किया, आपका एक लीगल राइट क्रिएट कर दिया. या फिर मैं ट्रांसफर कर दे रही हूँ कि मेरा घर आपको ट्रांसफर किया जाता है, तो मैं उधर क्या कर रही हूँ, लीगल राइट ट्रांसफर कर रही हूँ. या फिर मैं सिंपली बोल दे रही हूँ कि आज से इस घर में मेरा कोई हक नहीं है, तो मैं अपना लीगल राइट रिलीज कर दे रही हूँ. इन ऑल दीज सिनेरियोज एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि लीगल राइट क्रिएट कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, रिलीज कर रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है, एनीथिंग लाइक दैट. या फिर मैं अगर जैसे अभी हम लेट्स गो बैक टू द एग्जाम्पल वी टुक, उस एग्जाम्पल में बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर वो एक बॉन्ड साइन करके नहीं देते हैं जिस बॉन्ड पे ये लिखा हो कि उसकी लाइबिलिटी है हर महीने फ्लो किया हुआ जितना भी ग्रेन है या जो भी है उसमें से इतना % अमाउंट देना. सो अगर मैं इस पेपर में साइन कर देती हूँ तो मैं एक लीगल लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रही हूँ. ठीक है, कि अगली बार से मेरी खेती बाड़ी में से जितना भी पैसा आएगा उसका 10% मैं आपको दूंगी. सो इन ऑल सच सिनेरियोज जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ कर रहा हो, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाता है. सो हम ये भी कर सकते हैं, हम या तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी मांग रहे हैं या फिर हम कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जिससे कोई लीगल राइट क्रिएट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है या फिर एक्नॉलेज हो रहा है. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. A writes his name on the back of a bill of exchange and the effect of this endorsement is to transfer the right to the bill any person who may become the lawful holder of it. The endorsement is a valuable security. Bill of exchange अभी लेमन लैंग्वेज में अगर समझे तो ऐसा कुछ है कि मैं बोल रही हूँ कि इतना पैसा इस पर्सन को ये पर्सन दे दे. सो दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज. तो अगर एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके पीछे मैं ये लिख दे रही हूँ कि ये जिसके भी पास होगा उसको ये पैसे मिल जाएंगे और करके मैं साइन कर देती हूँ, तो दिस बिकम्स अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी. राइट, अब जिस भी पर्सन के हाथ में वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो उस पर्सन से जाकर वो पैसे ले सकता है जिस पर्सन का मैंने नाम लिखा है कि तुम इसको पैसे दे दो. सो दैट बिकम्स अ, क्यों, एक लीगल राइट क्रिएट हो गया होल्डर के पास कि वो जाकर अब वो अमाउंट ले सकता है. गॉट इट? नाउ एक और जो इम्पोर्टेंट वर्ड है डिलीवरी का, जिसपे मैं अगेन एंड अगेन फोकस डलवा रही हूँ आपका, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है. डिलीवरी एक्चुअल हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिस इज़ लाइक द एक्टस रिया ऑफ द सेक्शन. सो जब तक डिलीवरी पूरी नहीं होती है तब तक एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता है. क्लियर है, ये चीज याद रखना. अगर डिलीवरी नहीं हो रही है तो एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है. इट इज येट ओनली द अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्ट. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. A, by putting Z in fear of grievous hurt, dishonestly induces Z to sign or affix his seal to a blank paper and deliver it to A.
आपको मैं याद दिला दूं, जब हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे थे तो हमने ए बी सी 3 पढ़े थे। ए था प्रॉपर्टी, बी था वैल्यूएबल सिक्योरिटी और सी था कोई भी साइंड या सील्ड ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो कि बाद में कन्वर्ट किया जा सके वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। हमने मूवीज में नॉर्मली बहुत बार देखा होगा कि ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लिया और बाद में उस पेपर को यूज करके उसको कन्वर्ट कर लिया प्रॉपर्टी के कागज में और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली। सो या समथिंग सिमिलर टू दिस, अगर मैं सिंपली आपको फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट में डालती हूँ और आपको इंड्यूस करती हूँ कि एक ब्लैंक पेपर पे साइन कर दो और सील कर दो जो कि कन्वर्ट किया जा सकता है बाद में वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, और आप वो कर देते हैं, वो साइन करके पेपर मुझे दे देते हैं, तो एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें ये जरूरी नहीं मैं उसको कन्वर्ट करूँ ही करूँ, अगर मैंने वो कन्वर्ट किया जा सकता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, देन एंड देयर एक्सटॉर्शन इज कंप्लीटेड एज सून एज दैट वो ब्लैंक पेपर साइन होकर या सील लगकर मेरे पास आ जाता है। ओके, अंडरस्टूड? सो दीज आर द 3 काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इटसेल्फ, सम वैल्यूएबल सिक्योरिटी और समथिंग साइंड और सील्ड जो कि कन्वर्ट किया जा सकता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। ये 3 चीज डिलीवर होते ही एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। ओके, बट रिमेंबर 2 things are very necessary. That is 1, delivery, and 2, it should be dishonest inducement of delivery. अगर डिलीवरी जो हो रही है उसको इंड्यूस नहीं किया गया है डिसऑनेस्टली, मतलब कि इस इंटेंशन से इंड्यूस नहीं किया गया है कि कोई रॉन्गफुल गेन हो या रॉन्गफुल लॉस हो, तो वो एक्सटॉर्शन का सेकेंड इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं करेगा। नाउ सेक्शन 384 जो है वो हमें बताता है एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट क्या है। सो एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years, मैक्सिमम दिया हुआ है 3 साल मैक्सिमम, और विद फाइन और विद बोथ, या तो 3 साल के तक का इम्प्रिजनमेंट, उससे कम भी दिया जा सकता है, किसी भी तरीके का इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, सिंपल और रिग्रेस, किसी भी तरीके का, दोनों में से वो जज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, या फिर फाइन या फिर दोनों। ओके, इट वुड डिपेंड ऑन द ग्रेवनेस ऑफ द ऑफेंस इन द वे इट इज कमिटेड। नाउ देयर आर सर्टेन सेक्शंस जो कि एक्सटॉर्शन के साथ डील करते हैं, वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसकी नॉलेज होना बुरा भी नहीं होगा। सो सेक्शन 385 जो बोलता है वो ये कहता है पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी in order to commit extortion. So if you see here, extortion is not completed. ये वो वाला लेवल है जहाँ अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन किया गया है बाय पुटिंग द पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी। ओके, सेक्शन 386 जो है वो बताता है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। नाउ दिस इज अगेन कंप्लीट एक्सटॉर्शन। जो नॉर्मल एक्सटॉर्शन है उसकी पनिशमेंट हमने नॉर्मल बेसिक में दे दी, बट अगर आपने फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट का रखा था उस पर्सन के ऊपर, तो दैट बिकम्स एग्रीवेटेड वर्जन ऑफ एक्सटॉर्शन। सो दैट इज डेल्ट अंडर सेक्शन 386। Now section 387 again talks about attempt to extortion, but ऐसा वाला extortion का attempt जिसमें fear of death और grievous hurt का था। Clear है? Putting person in fear of death or of grievous hurt, अगेन यहाँ पे एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। आप जब भी ऐसे डर में रख रहे हैं इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, लेट्स सपोज एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं होता है, मतलब मे बी मैंने बोला कि आई कॉज डेथ ऑफ एक्स पर्सन इफ यू विल नॉट डिलीवर मी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड द पर्सन डजंट डिलीवर मी द मनी। सो मैंने तो उस पर्सन को डेथ के फियर में रखा ना, उसकी तो पनिशमेंट मुझे मिलनी चाहिए, और किस लिए रखा? इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन रखा। सो दिस सेक्शन डील्स विद दैट पनिशमेंट। सेक्शन 388 डील्स विद एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। With this, extortion is completed, but there's one more thing which is very important, that is the difference between theft and extortion. हम वैसे तो ये डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से एक बार पॉइंटर्स में डिस्कस कर लेते हैं। थेफ्ट में हम बिना उस पर्सन के जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी है उसके कंसेंट के प्रॉपर्टी को टेक अवे करते हैं, बट एक्सटॉर्शन में हमारे कंसेंट का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हम कंसेंट तो ऑब्टेन करते हैं लेकिन रॉन्गफुली करते हैं, राइट?
हम डिसऑनेस्टली इंड्यूस करते हैं उस पर्सन को. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इन द इंग्रेडिएंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज थेफ्ट. सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की करी जा सकती है. हमेशा याद रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी की थेफ्ट नहीं करा जा सकता क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट में बहुत क्लियरली मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है. ओके, बट एक्सटॉर्शन जो है मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरीके के प्रॉपर्टी का किया जा सकता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज थेफ्ट में कोई भी एलिमेंट ऑफ फोर्स नहीं होता है. यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं यूज होता है. चुपके से आप टेक अवे करते हैं प्रॉपर्टी. यू मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू टेक इट अवे. ओके, सो देयर इज नो एलिमेंट ऑफ फोर्स. बट इन एक्सटॉर्शन you create a fear in the person of in the mind of the person that आप इंजरी उसको कॉज कर देंगे और इसी फियर के थ्रू आप उसको उससे प्रॉपर्टी से दूर करते हैं. राइट, सो देयर इज दिस एलिमेंट ऑफ फियर ऑफ फोर्स, फियर ऑफ इंजरी. Now the last difference is there is no delivery of the property by the owner in theft. In theft, without the consent, simply the accused or the offender takes away the property, moves the property in order to take it. Right, so there is no delivery. आपको खुद आकर नहीं देते हैं. लेकिन extortion at the other side, you induce the person to deliver the property. So delivery of the property is one of the major ingredient of extortion. Without it, extortion is not completed. I hope we are done with the topic of theft and extortion. It is clear now. If you people still have doubts, you can leave the comments or just ask me out. Okay, thank you.